चलो, so we will revise chapter quadrilateral from today. Good afternoon, Riddhi, Tanushka. तो अभी थ्योरी पढ़ाने की जरूरत कोई है जिसको लग रहा है थ्योरी में कुछ बताने की जरूरत है, या बस एक बार एक एक लाइन में बोल दें सारी थ्योरम्स? वैसे तो इस चैप्टर का रिवीजन पहले भी हो चुका है, जल्दी से एक एक लाइन में बोल दें। आई थिंक कुछ प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है ना? बच्चे बहुत कम है आज, तो सब लोग आ रहे होंगे आई गेस। ओके, तो चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में ये जो हमारी एग्जाम्पलर होती है उसमें शुरुआत में समरी भी लिखी होती है, तो आई एम सेइंग फ्रॉम देयर ओनली। सबसे पहले बात, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो एक पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, सबको पता है। सबसे पहले जो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अबाउट द पैरेललोग्राम्स, क्योंकि हमारे जो मेजर पोर्शन है दैट इज फॉर द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन सबको याद है, क्या होता है पैरेललोग्राम? क्या होता है पैरेललोग्राम? Quadrilateral in which opposite sides are parallel. ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं उसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ओके, फिर हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। पैरेललोग्राम की काफी प्रॉपर्टीज थी कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं, और इन सब के डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और इन सब के कन्वर्स भी थे कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो भी वो पैरेललोग्राम होता है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी वो एक पैरेललोग्राम होता है। याद आ रहा है सबको? आ रहा है याद? यस सर। तो जो स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम थे वो जो स्पेशल प्रॉपर्टी वाले, जैसे रोम्बस हुआ करता था, तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो जाएं देन इट बिकम्स अ रोम्बस। अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। क्या स्पेशल है? गुड इवनिंग आरिल। ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री हो उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। फिर होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री, ठीक है। इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे रोम्बस की स्पेशल प्रॉपर्टी की बात करें तो रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं। इन जनरल जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बस बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस के केस में क्या हो जाता है कि वो एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करता है, ठीक है। आरएल होमवर्क मिल गया तुम्हारा। फिर हम बात करें रेक्टेंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी की। किसी को याद है स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल की? सर डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल, वेरी नाइस। एंड स्क्वायर की, ये दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी हो जाएंगी और रोम्बस की, तो मतलब स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी होंगे एंड दे विल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर और रोम्बस में एक चीज और होती है जो मैंने नहीं बोली अभी, किसी को याद है? क्या डायगोनल्स की ही है? एंगल बाइसेक्ट। वेरी गुड। जो वर्टेक्स एंगल होते हैं वो रोम्बस और स्क्वायर में डायगोनल से बाइसेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं हो रहा होता है। देन हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। मिड पॉइंट थ्योरम सबको याद है कि किसी ट्रायंगल की दो साइड्स के अगर हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो साइड तीसरी साइड के पैरेलल होती है और उसकी हाफ होती है। हमने लास्ट कल की क्लास में भी कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें थ्योरम लग रही थी, तो आई होप सबका रिवीजन हो गया है। फिर भी जो लोग भूल गए इसका प्रूफ भी याद रखना है, थोड़ा सा लंबा प्रूफ था। अगर याद हो कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड उसकी हाफ होगी। इसकी कन्वर्स थ्योरम भी थी कि अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जाए विच इज पैरेलल टू सेकंड साइड हो तो वो थर्ड साइड के
मिड पॉइंट पे जाके मीट करती है, दैट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आई थिंक और कुछ तो नहीं था इसमें। ठीक है, चलो तो अभी हमें प्रैक्टिस करनी है, तो सब लोग एग्जाम्पलर खोलें। अभी देखो, अब जो एग्जाम पैटर्न है पिछले साल से कुछ चेंज हुआ है कि अब तुम्हारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आने लगे हैं, एंड स्पेशली दिस ईयर तो बहुत कुछ ऑब्जेक्टिव हो रहा है। तो एग्जाम्पलर में बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज होते हैं जो कि एनसीईआरटी की रेगुलर बुक में नहीं होते हैं। तो कई बार क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा स्कूल के एग्जाम में। तो सब लोग एक्सरसाइज 8.1 करें अभी। देयर आर 14 क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई कर लो, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो आई गेस 5-6 मिनट बहुत होंगे। सब लोग करो, देन वी विल डिस्कस इट। एक्सरसाइज 8.1, स्टार्ट डूइंग इट, वी विल डिस्कस इट इन 5-10 मिनट्स, जैसे ही तुम लोग बताओगे कि हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अनन्या तुम बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। रिद्धि तुम भी बता सकते हो। सर 120। 120, वेरी गुड। अनन्या तुम्हारा आ गया था? सर पता नहीं क्या ही आ रहा था, लग रहा था। ये तो यार इजी है, 3 एंगल दिए, चौथा एंगल निकालना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी नहीं आती? मैंने गलत कर दिया था सर। ये गलत नहीं करना चाहिए यार, ये तो हम पहले ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते थे, अब क्वाड्रिलेटरल में लगा रहे हैं, क्या ही फर्क है? 3 एंगल का सम 180 होता था, यहाँ 4 का सम 360 है। तो 3 एंगल दिए, चौथा निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करके 360 से सबट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, सेकंड का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बोलो, परी कह रही है 50, और बाकी लोग? बताओ भाई। इसमें अक्यूट एंगल का क्या मतलब हुआ सर? अच्छा, डाउट में बेसिकली किसी को आया है कि नहीं आया? परी का तो 50 आया, बाकी लोगों को क्या आया? अर्थर कह रहा है 55। सर क्वेश्चन 50। समझ में नहीं आ रहा सर मेरा 50 आया, पर पता नहीं सर सही तरीके से निकाला है गलत। 50 इज करेक्ट आंसर। अब ये देख लो कि सही तरीका क्या है। तो बेसिकली मे बी तुम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है और उसका डायगोनल, ओके रिद्धि, उसका जो एक डायगोनल है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। हाँ सर आपने 8.1 एक्सरसाइज बोली है हाँ, सर, उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो कुछ और है। एग्जाम्पलर में। अच्छा सर, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हो? और क्या हुआ था लास्ट क्लास से? सर मैंने एनसीईआरटी कर दी मैंने, सर मुझे पता नहीं था सर। चलो, तो ये हमारा रेक्टेंगल है, कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25 डिग्री। इंक्लाइन का मतलब मैंने बता दिया था कि झुका हुआ होता है, बेसिकली एंगल की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जो डायगोनल है वो साइड से 25 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, अब कह रहा है द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। अभी देखो, दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जब जैसे दो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाले दो दो पेयर ऑफ एंगल होते हैं, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। ठीक है ना, इन दोनों एंगल्स में क्या रिलेशन हो सकता है? पहले बात तो इन दोनों का सम 180 होता है, एक लाइन पे ना दोनों का सम 180 होगा। तो एक्सेप्ट द केस ऑफ 90-90, अगर ये दोनों एंगल 90 हैं, वो केस अगर छोड़ दो, तो एक एंगल 90 से बड़ा होगा और एक एंगल 90 से छोटा होगा। इज इट ऑलवेज वैलिड? कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, 90-90 वाला केस छोड़ दो अगर, तो हमेशा एक एंगल एक्यूट होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, तभी तो 180 हो पाएगा। 90 से कम, 90 से ज्यादा, कम 180। समझ गए? तो कह रहा है कि डायगोनल्स के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो वाला बताओ। तो हम देख लेते हैं, जैसे ये एंगल 25 है, नाउ वी नो ये सिमेट्रिसिटी से ये एंगल भी 25 हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया 130। ये डायगोनल्स के बीच का एंगल है, लेकिन ये डायगोनल्स के बीच का एक्यूट एंगल नहीं है। ये वाला एंगल हो गया डायगोनल्स के बीच का एक और एंगल, जो कि हो जाएगा 50 by linear pair. Now this will be the acute angles between the acute angle between the diagonals. समझ गए बात? यस सर। ठीक है,
तो यहाँ से देखो सिर्फ ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, हमें लैंग्वेज समझने की क्या मतलब होता है और एक नई चीज भी सीखी कि हाँ जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, ऑल्दो सबको पता था बट कभी नोटिस नहीं किया होगा कि हमेशा एक एक्यूट बनेगा एक ऑब्ट्यूज बनेगा, एक्सेप्ट वन केस जब दोनों में 90-90 बन रहा हो। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? और No, sir. क्वेश्चन नंबर 3। सर 50 डिग्री 50 डिग्री। अच्छा, एग्जाम्पलर का कुछ लोग ऑर्डर कर रहे थे अमेजोन से, तो एग्जाम्पलर हर तरह के अवेलेबल है। जो एनसीईआरटी होते हैं उसमें सोल्यूशन नहीं होते हैं, बाकी बहुत सारे पब्लिकेशन सोल्यूशन के साथ सेल करते हैं। माय सजेशन विल बी यू बाय द एग्जाम्पलर विदाउट सोल्यूशन, क्योंकि जब सोल्यूशन होते हैं तो हम मेहनत नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर समझ में नहीं आता तो कहते हैं चलो सोल्यूशन देख लेते हैं, तो उससे फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि तुम बिना सोल्यूशन वाली खरीदना, बाकी तुम्हारी जैसी मर्जी। मानो कि सोल्यूशन देख के मैं तुरंत होमवर्क कर लूंगा तो यू कैन डू इट, इट्स योर चॉइस। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन कह रहा है कि एक रोम्बस है ABCD। See, these are very easy questions, very straightforward but conceptual question, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे अच्छे हो जाते हैं। Such that angle ACB is angle ACB, इस एंगल की बात हो रही है, दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड एंगल ADB। ADB कौन सा एंगल हो जाएगा? ADB हो जाएगा ये वाला एंगल। आंसर क्या बोला तुम लोगों ने? 50 बोला कि 40 बोला? 50. 50। हाँ, कैसे कर सकते हैं इसको? आयशा तो 40 कह रही है, कैसे कर सकते हैं इसको? कौन बता रहा है? क्या है, कोई नहीं बता रहा? कोई है गधों के बीच में घोड़ा जो बता सके? सर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए। कहाँ पर, कैसे, कुछ बताओगे? सर ये जो ट्राइंगल है सर, बीच में पॉइंट और कुछ भी ले लेंगे तो सर ये 90 सर 90 डिग्री से बाइसेक्ट होगा पहले तो। सर ये एक रोम्बस है तो जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल आ गया 50 एंड देन ऑल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी आ गया 50। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर इज रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन याद करो, मैंने एकदम याद कराया तुम लोगों को। किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है? क्या फायदा हुआ इतना याद कराने का? किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है? रोम्बस नहीं, सर परपेंडिकुलर। पैरेललोग्राम ने सही बताया। भूल गया क्या? जब मैंने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाई तो कहा तो बिल्कुल इसको याद रखना है इस फैक्ट को। ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, इफ वी ज्वाइन मिड पॉइंट ऑफ दोस क्वाड्रिलेटरल, तो जो नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल ऑलवेज बी अ पैरेललोग्राम। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे सीधे आंसर लगाओ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो ये क्वेश्चन ये नहीं है। उसके बाद हमने कई क्वेश्चन किए थे कि अगर रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनता है? याद आया? सर रोम्बस। अगर रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनता है? रेक्टेंगल। Rectangle. तब मैंने कराया हुआ है प्लस याद रखने को भी कहा है। तो ये क्वेश्चन देखो उसी बेस्ड आ गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल ने उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो रोम्बस बन गया है। रोम्बस कब बनता है? किसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करें? रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट। तो तुम्हारा सीधा ऑप्शन आ गया। अच्छा, ऑप्शन तो है नहीं रेक्टेंगल का। PQR इज अ रोम्बस? नहीं। PQR इज पैरेललोग्राम? नहीं। डायगोनल्स ऑफ PQRS आर परपेंडिकुलर? नहीं। द डायगोनल्स ऑफ PQRS आर इक्वल। देखो घुमा फिरा के बता दिया है। रेक्टेंगल बताना था लेकिन उसने उसकी प्रॉपर्टी बता दी है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसके डायगोनल्स इक्वल होंगे। हाँ, ये वाला ठीक है। समझ में आ गई बात? तो कितना अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सर ट्रेपेजियम बनेगा सर। ट्रेपेजियम बनेगा? क्यों भाई? कौन बताएगा इसको? इन दोनों के अलावा, शिवांग और अमनस्वन के अलावा
क्वेश्चन नंबर 6 बताया कोई? मुस्कान, अनिमेश, कहाँ हो तुम आज? प्रत्युष, तुम बताओगे क्वेश्चन नंबर 6? सर मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए। देख लो, एक कुछ लोग सोते रहते हैं क्लास में। कितना मैंने बताया था, एग्जाम्पलर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन नहीं। सर अच्छी में सर करो, एग्जाम का तो सर जल्दी बात में कुछ भी। ये तो बोल रहे हैं, देखो क्या क्या कितना होश रहता है। चलो कोई बात नहीं, कर ले तो कर ले। पलक बताएगी? पता नहीं कहाँ है। श्रेय बताओगे? सर हाँ नहीं, पहले श्रेय से पूछ रहा हूँ। श्रेय, क्वेश्चन नंबर 6 बता पाओगे? सर कैन आई टेल? एक मिनट रुको, आवाज तो नहीं आ रही, तो बता दो। श्रेय बताओगे? नहीं यार। हाँ निमेश, तुम क्या कह रहे थे? सर आंसर बता रहा था। अभी तक थे कहाँ? नहीं सर यही था। अच्छा, तो पहले सूची को बताने दो। बताओ सूची। सर ये रेशियो में दिया हुआ है हाँ, 3, तो हम उनकी वैल्यू निकाल लेंगे पहले। वैल्यू 3 रेशियो, हम उनको उनमें से x कॉमन ले लेंगे और फिर हम 3x प्लस 7x प्लस 6x प्लस 4x इज इक्वल टू 360 कर देंगे। एंगल्स हम कॉमन ले लेंगे नहीं बोलते हैं, इनके रेशियो दे रखे हैं तो हम एंगल्स ले लेंगे 3x 7x 6x और 6x 4x, और एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे, इन सबका सम होगा 360। 360 डिग्री। उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18, और अगर x की वैल्यू आ गई तो सारे एंगल आ जाएंगे, जिसके आ जाएंगे 54 126 108 108 72। फिर सर उसके बाद हम एंगल C और एंगल D को ऐड करेंगे, जो कि हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 72 डिग्री हो जाएगा। फिर AD जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि वन पेयर जो होगा वो ऑपोजिट साइड होगा। उनके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होंगे, तो फिर हम कह सकते हैं ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ठीक है। तनुष्का, दैट्स वेरी गुड, लेकिन आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम क्लास 9 स्टूडेंट्स टू थिंक लाइक दैट। तुम सही बोल रहे हो बिल्कुल, मैं बात करता हूँ मैं इस बारे में। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि जब हमने एंगल्स निकाले तो हमें दिखा कि एंगल ABCD कुछ ऐसे हैं कि A और B का सम 180 है। अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 है, दैट मींस दे आर को इंटीरियर एंगल्स। दिस टेल्स अस कि AD और BC पैरेलल है। यही बात हम C और D के लिए भी सोच सकते हैं, एक ही बात है, जिससे हमें मिल जाएगा कि सिंस एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो जो एक पेयर है लाइंस की वो हमें पैरेलल मिल गई। दिस टेल्स अस कि दिस इज अ ट्रेपेजियम। और तनुष्का की अप्रोच और भी अच्छी है, तो थोड़ा बड़े बच्चे शायद सोच पाते हैं कि एंगल्स इस रेशियो में है, तो हमें दिख रहा है कि जो पहला और दूसरा एंगल है A और B है, उसका सम है 10x, और इन दोनों का सम भी है 10x। 10x 10x मतलब दोनों इक्वल है पेयर वाइज। अब चारों का सम है 360, तो कैन वी से कि दोनों का सम जो पेयर वाइज होगा 180 180 होगा। 10x 10x है तो इक्वली तो होगा। अगर चारों का सम 360 है तो पेयर वाइज दोनों का सम 180 होगा। तो वहां से भी ये बात सोच सकते हैं कि भाई एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, तो ये पैरेलल लाइन होगी और ये ट्रेपेजियम होगा। समझ गए बात? तो बेसिकली हम बिना वैल्यू निकाले, बिना कैलकुलेशन किए भी वी कैन थिंक और वी कैन प्रूव कि दिस इज अ ट्रेपेजियम। समझ में आई सबको? यस सर। सर मैं वो नहीं बोल रही थी कुछ और बोल रही थी, बताओ। सर, मतलब पैरेललोग्राम, काइट और रोम्बस के तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो सर इसमें इक्वल नहीं है तो इसलिए इक्वल नहीं तो कोई नॉर्मल भी तो हो सकता है, जरूरी ट्रेपेजियम ही हो। एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी तो हो सकता है, जो कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल ना हो। मुझे लगा तुमने ये सोचा है जो मैंने बोला है।
सर एमसीक्यू करने के लिए इतनी जरूरत थोड़ी ना है। एमसीक्यू में कभी सोल्यूशन नहीं दिखाने होते हैं। तो जब तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो एक बात और सोचा करो कि देखो कि क्या मैं इस क्वेश्चन को किसी छोटे तरीके से, किसी ट्रिक से कर सकता था। वही तो सर। हाँ सर पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है। अच्छा ऐसा सॉरी एंगल्स, यस सर। और फिर सर अगर पैरेललोग्राम नहीं है तो रोम्बस हो नहीं सकता, और सर काइट का भी एक पेयर तो इक्वल होता ही है, तो वो भी नहीं है। यही बोल रहे थे। ठीक है, ये अगेन ये सिर्फ ऐसे नॉर्मल डिस्कशन नहीं हो रहा है, ये अपनी हैबिट में डालो क्योंकि आगे के सारे एग्जाम जब तुम बड़े हो गए ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं। एंड इफ इन सम क्वेश्चन यू कैन सेव टाइम बाय प्लेइंग स्मार्ट, जैसे अभी ये लोग सोच रहे हैं कि भाई बाकी 3 ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं इसके आंसर। पैरेललोग्राम होते तो अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे होते, रोम्बस होता तो अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे होते, काइट होता तो काइट में भी एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल आ रहा होता। ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट मीन्स सिर्फ चौथा ऑप्शन बचा। तो दिस अप्रोच इज वैलिड ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच यू शुड नो, ये आनी चाहिए। और तुम किसी एग्जाम में 50 क्वेश्चन है, अगर तुमने 5 क्वेश्चन में भी अप्रोच लगा ली तो यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, हाँ तनुष्का, नाउ आई अंडरस्टूड कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तुम कह रही थी। सब लोग हर तरह से समझ गए सोल्यूशन, ये प्रॉपर सोल्यूशन लिखा हुआ है। मैंने एक सोल्यूशन और बताया था जहां मैंने सिर्फ सम देख के ऑब्जर्व कर लिया कि पेयर वाइज सम इक्वल आ रहा है जो कि 180 है, दिस टेल्स अस की ट्रेपेजियम है, और एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच कि बाकी तीनों ऑप्शन हो नहीं सकते हैं तो चौथा ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सर। हाँ सर जो मैंने कल आपको फोटो भेजी थी और उसमें एक ऑरेंज वाली और एक येलो वाली बुक थी, तो सर दोनों में सेम ही क्वेश्चन है? सेम क्वेश्चन है ना, ऑरेंज वाले में सोल्यूशन। सर आपकी आवाज नहीं आई। सेम क्वेश्चन है, ऑरेंज वाले में सोल्यूशन भी दिए हुए हैं और येलो वाले में सोल्यूशन नहीं है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया सबको? आया नो नहीं? सर, मुझे नहीं आया सर। नो सर। नो सर। नो सर। किसी को नहीं आया? नाइस। कह रहा है बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल intersect each other at P and of B and C at Q, C and D at R, A and S at S, then PQRS। ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है if I remember correctly। क्वाड्रिलेटरल है तो कोई भी जनरल क्वाड्रिलेटरल है, इसको स्पेशल नहीं बनाएंगे, कोई भी रैंडम सा बना लेते हैं। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है हमारा, तो चारों एंगल्स के बाइसेक्टर की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं एक का बाइसेक्टर ये है। पहले मिला रहा है किसके किसके, ए और बी के, बेसिकली चारों कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ऐसा कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ए बी सी डी। कह रहा ए और बी के बाइसेक्टर पी पे मिलना है, देन बी और सी के क्यू पे मिलना है, दिस इज क्यू, देन सी डी के आर पे, देन एस पे होगा। ठीक है, तो बताओ कह रहा है पी क्यू आर एस किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा, और हमारे ऑप्शन है रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, और चौथा ऑप्शन बेसिकली, चौथा ऑप्शन किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, देखो प्रॉपर्टी लिखी हुई है। चौथा ऑप्शन किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? Whose opposite sides are supplementary। तो लिखा ही हुआ है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होता है ये? सर ट्रेपेजियम। रेक्टेंगल। सब भूल गए हो, सब भूल गए हो, सबको थप्पड़ पड़ना चाहिए। बहुत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। सर रेक्टेंगल होना चाहिए। रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल होता है कभी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है कुछ? हाँ। याद आया? उसकी प्रॉपर्टी याद आई? याद आई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी? लेकिन वो तो सर्कल्स में था ना। क्या वो क्वाड्रिलेटरल नहीं था? वो बहुत ही गधे हो तुम लोग। चलो, तो देखो अब ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि यार
जैसे इस एंगल पी के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि एंगल पी क्या होगा। तो देखो ये ए का हाफ है और ये बी का हाफ है, तो जो हमारा एंगल पी होगा, क्या हम कह सकते हैं भाई एंगल सम प्रॉपर्टी कि 180 माइनस ए बाई टू प्लस बी बाई टू, यही तो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। एक एंगल ये वाला ए का हाफ है, ये वाला बी का हाफ है, तो बचा हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दिया 180 माइनस ए प्लस बी। यस अरे यार मैं तो और छोटा भी हो सकता है। क्या हम ये एंगल पी है एक्सटीरियर एंगल हो गया क्या ये? देखो ए बी पी का एक्सटीरियर एंगल हो गया ये, है कि नहीं? यस यस सर। एंगल पी हो गया a बाई टू प्लस बी बाई टू, ठीक है। क्या एंगल आर एक्सटीरियर एंगल इस वाले का हो गया, इस ट्रायंगल का सी डी आर का? वाह, यस देख पा रहे हो ना, सी डी आर ट्रायंगल, ये बाहर एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो क्या ये सी बाई टू प्लस डी बाई टू होगा? ठीक है। अब एंगल पी प्लस आर देखो क्या हो जाएंगे, क्या ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू हो जाएगा? ये और चारों एंगल का सम तो 360 होता है, तो उनका बाई टू हो जाएगा, तो ये 360 बाई टू 180 हो जाएगा। दैट मीन्स ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा पी क्यू आर एस? पी क्यू आर एस किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, ठीक है। सी दिस ऑल। हाँ सर ये ऑप्शन जो है सर, ये रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता? रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑपोजिट सप्लीमेंट्री तो सर उसमें भी तुम उल्टा बोल रहे हो। देखो हर क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट एंगल 180 हो वो रेक्टेंगल नहीं होता है। रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बात समझ गए? रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल का सम तो 180 होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 हो वो रेक्टेंगल ही होगा, ये थोड़ी ना ट्रू है। समझ गए बात? वो साइक्लिक होगा ये ट्रू है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 है, दैट मस्ट बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मे बी अ रेक्टेंगल आल्सो, बट दैट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। यस ये वैसा है जैसे हर मिनरल और नहीं होता है, लेकिन हर और मिनरल होता है, पढ़ा है? यस। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन वही कर सकता है ऑब्जेक्टिव वाले जो जितना कॉन्सेप्ट पूछा गया, जिसको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, जिसने अच्छी मेहनत की है। क्वेश्चन नंबर 8 आया कि नहीं आया? सर कर लिया सर, पता नहीं सही है गलत है। बताओ तो आंसर। सर मेरा तो सर ये आ रहा है, रेक्टेंगल आ रहा है सर। और किसी का कुछ और आ रहा है? रेक्टेंगल आ रहा है। सबका रेक्टेंगल आ रहा है। दे दो आंसर, आंसर देर में कुछ है थोड़ी ना, बाई चांस किसी का तुक्का ही बढ़ जाए। कह रहा है ए पी बी एंड सी क्यू डी, दीज आर पैरेलल लाइंस, तो इनके हम नाम दे देते हैं ए पी बी सी क्यू डी। आ गया? हाँ। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू पहले हम बना लेते हैं। एंगल ए पी क्यू कुछ ऐसा हो गया, तो ए पी क्यू का बाइसेक्टर जो कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा, पूरा बना देता हूँ। और बी पी क्यू, अरे अरे तो बहुत सारे एंगल है। बी पी क्यू ये हो गया, 90 में समझना इसको, क्यू कहीं भी हो सकता था, तो उसका बाइसेक्टर मैंने ये बना दिया। और कहाँ गया? सी क्यू पी, सी क्यू पी कितने लाइंस हो जाएंगे यार? मान लो ये हो गया, और पी क्यू डी ये हो गया। ये क्वेश्चन हमने कर रखा है। तो ये जो ब्लू से क्वाड्रिलेटरल बना है, किस तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कई लोगों का आंसर रेक्टेंगल है। तनुष्का कह रही है स्क्वायर। लेट्स सी। ओके, देखो अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा, ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये z है तो ये भी z हो जाएगा, और ये w है तो
ये भी डब्ल्यू हो जाएंगे, सारे बाइसेक्टर थे चारों ब्लू वाले। नाउ व्हाट डू वी नो कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये क्या को इंटीरियर एंगल्स हो गए पूरे पूरे? यस सर। इनका सम हो गया 180। 180, यानी 2x + 2y 180 है, which tells us x + y क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, which tells us कि इस ट्रायंगल का थर्ड एंगल, भाई ट्रायंगल P, इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ कुछ, x लिख दिया। ट्रायंगल PXQ में दो एंगल का सम 90 है, तो ऑफ कोर्स तीसरा एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी PX और QY, क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके हाफ हाफ भी इक्वल होंगे, तो ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा। समझ गए? बेसिकली ये Z जो है वो x के ही इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। भाई पूरा 2x अल्टरनेट एंगल है 2Z का, तो अगर ये 2x है तो नीचे वाला भी 2x ही होगा, तो वो x ही हो जाएंगे। ऐसे ही y और w भी सेम है। ठीक है, तो दिस इज द पैरेललोग्राम, वी ऑलरेडी नो दैट। उसका एक एंगल 90 मिल गया है, तो एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 हो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। सर मैंने ये वाला सर लीनियर पेयर से करा था। लीनियर पेयर से कैसे? सर ये जो APB है सर, इसमें 2x और 2w ले लिया मैंने सर, इन्हें 180 के इक्वल कर दिया, फिर यहाँ से x और w की वैल्यू मुझे 90 आ गई, और सर फिर मैंने CQD के लिए यही करा सर, 2y + 2z। वहाँ से पैरेलल भी दिखाया था, पैरेललोग्राम तो पहले दिखाया था। यस सर, मैंने बनाया था सर ये रहा। अगर पैरेललोग्राम दिखा दिया फिर 90 ऐसे भी दिखा सकते हैं जैसा ये मनस्विन बोल रहा है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 10, चलो मैं चलो कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। मैंने वाला क्वेश्चन ऐसे किया था कि जैसे APQ है, इसे D and E are midpoints of AB and AC. O is any point on BC. O is joined to A. P and Q are midpoint of OB and OC. Then D, E, P, Q is. मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूँ फिर बोलना है। एक ट्रायंगल है ABC, जब हमें कुछ नहीं दिया होता तो हम जनरल लेते हैं, उसको कोई स्पेशल ट्रायंगल नहीं लेते। This is triangle ABC and कह रहा है D और E AB और AC का मिड पॉइंट है, तो ये D हो गया, E हो गया। O is any point on side BC, कोई भी पॉइंट है तो मैं ऐसे कहीं भी ले लेता हूँ। O is joined to A, A और O को ज्वाइन कर दिया गया है, 90 लग रहा है, 90 मत मानना इसको। P and Q are midpoint of OB and OC, तो ये P हो गया और ये Q हो गया। और द क्वेश्चन इज सेइंग कि DEPQP क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, बताओ यश। सर जो पुराना वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें मैंने ऐसे किया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखा दिए थे। तो तुम पुराने क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो मैंने भी तो वही दिखाया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा है, कोई डायग्राम बना दिया है मैंने। So it would be a parallelogram, right? How? So because by midpoint theorem, the DE and DP and EQ will be parallel. DE पैरेलल होंगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब एक मिनट ये कंप्लीट कर लेते हैं पहले ये वाली लाइन। D और E मिड पॉइंट है, सो वी कैन से DE is parallel to BC बाय मिडपॉइंट थ्योरम, और अगर वो BC के पैरेलल तो PQ के भी पैरेलल होगी, क्योंकि PQ BC का ही पार्ट है। सो वी नो वन थिंग कि D is parallel to PQ। हाँ वृत्ति, आगे क्या बोला वृत्ति? हाँ नहीं, वृत्ति बोल रही हो नहीं बोल रही हो आगे? तो सर फिर it's a parallelogram then. मैं तो वन पेयर ही बताया ना, वन पेयर थोड़ी बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम है या नहीं। और कोई कंटिन्यू करेगा यहाँ से? सर मैं दूसरा बता सकता हूँ, दूसरा तरीका बताओ। हाँ सर, ये जो आपने ट्रायंगल बना रखा है, ये BOA सर, यहाँ पर अगर मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे तो DP इक्वल हो जाए, पैरेलल होगी AO के, और हाफ भी हो जाएगी
AO के। वेरी नाइस। और सर फिर हम लगा देंगे CO A ट्राइंगल में, तो सर यहाँ से CEQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AO। वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अब हम इस छोटे ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाएं, तो देखो E भी मिड पॉइंट है और Q भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ भी तो मिड पॉइंट थ्योरम लग जाएगी। इस छोटे ट्रायंगल में हम कह सकते हैं कि जो EQ है दैट इज पैरेलल टू AO है और हाफ भी है उसकी। सिमिलरली इस तरफ वाले छोटे ट्रायंगल में भी यही बात हो जाएगी भाई, D भी मिड पॉइंट है और P भी मिड पॉइंट है। फिर से लगा दो मिड पॉइंट थ्योरम कि जो DP है वो पैरेलल हो जाएगी AO के और DP हाफ भी हो जाएगी AO के। तो अगर ये दोनों साइड सेम साइड के पैरेलल हैं तो क्या वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी? तो यहाँ से क्या मालूम चला हमें कि जो हमारी EQ है दैट इज पैरेलल टू PD हो गया। तो या तो ये बोल दो कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल मिल गई तो ये पैरेललोग्राम हो गया, या फिर यहाँ से भी कह सकते हैं वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि दोनों ही AO की हाफ है। तो वन पेयर पैरेलल एंड इक्वल है, सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, गुड जॉब मनस्विन। सबको आ गई यहाँ तक की बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो हम रिमेनिंग क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक कुछ लोग ट्राई भी नहीं कर पाए थे, सो दे विल गेट टाइम। आगे हम 8.2 दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 14 क्वेश्चन है, रिवीजन चल रहा है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं हम, तो 8.2 पूरी कर लेंगे। कर लोगे ना? क्या है? हाँ, होमवर्क में ऑफ कोर्स सर। तो होमवर्क में अपनी 8.2 पूरी है एंड देन वी विल डिस्कस इट देयर। और 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन बेसिकली दोनों एक्सरसाइज खत्म होनी चाहिए। जिसकी क्लास वर्क में हो गई अच्छी बात है, जिसकी नहीं हुई तो कर लेना है। ठीक है सर, एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो चलिए। हाँ, तो जिन्होंने लिखा है वो जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, जिन्होंने लिख लिया है। थैंक यू सर। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। है सर। Thank you, sir.